हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में। यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रीवियस क्लास में हम इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में देखा था और इसको आप लोगों ने वॉच किया होगा। आप सभी लोग इस सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताए गए हैं, चाहे वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो, चाहे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में बता दी गई हैं। उसके आगे के टॉपिक्स आज हम इसमें देखेंगे और यहाँ पे हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लास चल रही थी उसको कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक है पीबी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेज। तो यहाँ रियल गैसेज के संदर्भ में हमने जो पीबी आइसोथर्म ड्रा किया है, पीबी आइसोथर्म का मतलब क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो हम डेविएशंस देख रहे हैं, जो आइसोथर्म प्लाट कर रहे हैं, तो रियल गैसेज के लिए उसी को हम बोल रहे हैं पीबी आइसोथर्म। तो यहाँ पे हमने CO2 गैस का प्लाट किया है पीबी आइसोथर्म। जब भी आपके जो कोई भी अगर मैटर्स है तो किस में होता है आपका, एक तो सॉलिड में होता है, एक तो लिक्विड में होता है और तीसरा आपका गैस में होता है। क्या होता है? सॉलिड में होगा, आपका लिक्विड में होगा और क्या होगा? गैस में होगा। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि पीबी आइसोथर्म ऑफ CO2 व्हिच इज फर्स्ट डिस्कवर। इसको एंड्रयूज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। कभी कभी इसको आप एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के नाम से ही पढ़ते हैं। जहाँ पे आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज पढ़ते हैं, वहाँ पे आप एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि जैसे आप बॉयल्स लॉ जब पढ़ते हैं, जब आप बॉयल्स लॉ लगाते हैं, तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है आपको? बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब होगा? जब आप कांस्टेंट क्या कर देंगे? टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये बॉयल्स लॉ आपका कहता है। तो इसी को हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे किस तरीके से आपकी गैसेज जो है लिक्विफाई हो रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई गैस आपकी है और उस गैस में आप टेम्परेचर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं कहीं आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में भी लिखा रहा हुआ मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 13.1 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपको कोई और टेम्परेचर अगर दिया है तो यहाँ पे आपको केल्विन भी लिखा मिल सकता है, जैसे 273 केल्विन, 204 केल्विन, इसी तरीके से आपको केल्विन 304 केल्विन इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। तो जब आपने गैस का प्रेशर 13.1 डिग्री सेल्सियस रखा, तो गैस क्या थी? जैसे पॉइंट बी पे पहुंची तो धीरे धीरे क्या हुआ? ये लिक्विड में कन्वर्ट होना हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते ये लिक्विड में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। यानी गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में मिल रहे हैं जब आप पॉइंट बी से सी के बीच में हैं। यानी गैसेस किस में कन्वर्ट हो रही हैं? लिक्विड में। अब जैसे जैसे, और यहाँ पे देखिए आपका वॉल्यूम क्या है? बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है? बी से सी के बीच में चेंज रहा, उसके आगे नहीं चेंज हो रहा है वॉल्यूम। और यहाँ पे देखिए जैसे प्रेशर्स क्या हो रहा है, जैसे आप प्रेशर्स को बढ़ा रहे हैं तुरंत ही कैसे सब क्या है? लिक्विड में है। उसके आगे आप दूसरा टेम्परेचर्स लेंगे, अगला टेम्परेचर आप कुछ और मेंशंस करेंगे। अगले टेम्परेचर्स पे जब देखेंगे तो गैसेज यहाँ तक तो आपकी गैस फॉर्म में थी, अभी तक लिक्विफिकेशन नहीं हुई, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जैसे पॉइंट एफ पे पहुंची, ये धीरे धीरे क्या हो रही है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। एफ से और जी के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको गैसेज फॉर्म में मिलेगा और लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे गैसेज क्या होंगी? लिक्विडफाई होंगी, लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। लेकिन इसके आगे जब देखेंगे तो क्या होगा? प्रेशर जैसे बढ़ेगा पूरी गैसेज सिर्फ किस में रहेंगी? लिक्विड में रहेंगी। अगला टेम्परेचर आपने यहाँ पे क्या लिया है? 31.1 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो इस टेम्परेचर्स पे आप देखेंगे गैसेज एक पॉइंट ऐसा है यक्स वाला जहाँ पे लिक्विफाई हो रही हैं, फिर डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रही हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो 15.5 डिग्री सेल्सियस, गैसेज क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं हो रही हैं। जैसे आप प्रेशर टेम्परेचर्स दे रहे हैं, वो गैसेज क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं है। डायरेक्ट प्रेशर बढ़ाने पे आपका क्या है? गैसेज फॉर्म में ही रह रही हैं। 48.1 डिग्री सेल्सियस पे आप चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, प्रेशर चाहे जितना बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम चाहे जो रखिए, लेकिन गैसेज क्या होंगी? लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी। यानी इस टेम्परेचर्स के आगे जो 35.5 डिग्री सेल्सियस है, इसके आगे गैसेज का लिक्विफिकेशन नहीं होगा। यही कर्व है जो आप पीबी आइसोथर्म का कर्व बनाते हैं। पीबी आइसोथर्म का मतलब क्या है? टेम्परेचर आप क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं। आपको अगर अलग अलग केल्विन में टेम्परेचर लिखा हुआ कर्व भी मिल रहा है तो भी आपका क्या है? करेक्ट है।
यही चीज़ आपके यहाँ पे लिखा है दिस फिगर शोज दैट एलॉन्ग द कर्व ए बी, जो कर्व आपका ए और बी बन रहा है, CO2 गैस एलॉन्ग बी सी, और जो आप बी सी है एग्जिस्ट पार्सली एज गैस एंड पार्सली एज लिक्विड, यानी बी और सी के बीच में थोड़ा सा आप लिक्विड और गैस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। एग्जिस्ट वाइल एलॉन्ग सी डी, अगर हम बात करें सी और डी की, यानी सी से कहाँ जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं ऊपर, सी डी इट एग्जिस्ट इंटायरली एज लिक्विड, इट मे आल्सो बी नोटेड दैट एलॉन्ग बी सी प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। जब आप बी सी पे पहुँच रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आप प्रेशर्स नहीं चेंज हो रहा है, जैसे से आपका वॉल्यूम घट रहा है लेकिन प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। इस तरीके से जी और एफ के बीच में प्रेशर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। अगला पॉइंट, अगर आप पे 60 नोट पूछा जाए व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, तो आप कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट किससे बताते हैं, तो आप इसको बताते हैं दी पीवी आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सोच दैट इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट लिक्विड, ऐसा संभव है कि जो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड किस में हो रहा है, गैस में, एंड वाइस वर्सा, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी आर ज्वाइनिंग द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द वेरियस आइसोथर्म ए बाउंड्री कर्व सी जी एक्स एफ वी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बाउंड्री कर्व मिल रहा है, सी जी एक्स एफ वी, इसी कर्व को बोल रहे हैं बाउंड्री कर्व। इज ऑब्टेन्ड एट द क्रिटिकल पॉइंट एक्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्स 31.1 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस टेम्परेचर के आगे देखिए गैसेज लिक्विफाई नहीं हो रही हैं। 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को आप TC बोल रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के आगे आप उसको चाहे जितना प्रेशर दें, चाहे जितना आप उसको टेम्परेचर दें, गैसेज लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगी, उसी टेम्परेचर्स को आप क्या करें, क्रिटिकल टेम्परेचर्स। यही सारी चीज़ें आप यहाँ पे नोट करेंगे। At the critical point x 31.1 degree Celsius within the area of the boundary curve with liquid and gaseous state can coexist, but outside this area neither liquid or gaseous state alone can exist. A certain volume of CO2 13.1 डिग्री सेल्सियस, यानी एक निश्चित वैल्यूम है 13.1 डिग्री सेल्सियस, आइसोथर्म ABCD इज हीटेड एट कांस्टेंट वैल्यूम। जो आपका आइसोथर्म है ABCD उसको आप हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वैल्यूम पे टू ए टेम्परेचर एट व्हिच द प्रेशर इंक्रीजेज, जब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एलाइंग विथ द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द कर्व गैसेज। अब यहाँ पे देखिएगा द गैस बी नाउ कॉल्ड द सेम प्रेशर्स एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि जो 21.5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे जैसे एग्जिस्ट कर रही है, लिक्विड के जैसे एग्जिस्ट कर रही है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम गैस टू लिक्विड देयर हैज़ नीवर मोर देन वन फेज प्रेजेंट एट एनी टाइम। यही सारी हिस्ट्री आपको इसके बारे में बताई गई है। आप अगर ये फिगर्स को याद कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा फिगर आपको याद होना चाहिए, तो इसके बारे में आप सारी चीज़ें लिख देंगे जैसा कि आपको समझाया गया है, किस तरीके से आप उसको लिखेंगे। अगला है डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT, जो आप डेराइव कहाँ से करते हैं, जब आप पढ़ते हैं पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी। आपको BSc थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, क्योंकि आप इसको देखेंगे ना, बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है कि पास्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या है, इज वैलिड फॉर एन आइडियल गैस ओनली। एक किसके लिए वैलिड है इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए है। रियल गैसेज वो भी कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर्स। अगर बहुत ज़्यादा हम टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कर दें और टेम्परेचर को बहुत हाई कर दें, तो जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैस की जैसे बिहेव करने लगती हैं। दी हायर द प्रेशर एंड लोअर द टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, हाई कर दें, और टेम्परेचर को बहुत लो कर दें, उसका रिवर्स कर दें, तो बहुत ज़्यादा आपको डेविएशन देखने के लिए मिलती है। डेविएशन का मतलब क्या है, विविधता, यानी जो डिफरेंट थोड़ा सा मिलेगा ग्राफ। द ग्रेटर इज द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, यानी आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा हट के उसका व्यवहार आपको देखने के लिए मिलेगा। द मोस्ट इजली लिक्विफिएबल एंड हाईली सॉल्युबल गैस सो लार्जर डेविएशन, ऐसी गैसेज जो बहुत ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो जा रही हैं और हाई सॉल्युबल गैसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने के लिए मिल रहा है। दस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया
सो मच लार्जर डेविएशन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। तो ये सब ज़्यादा डेविएशन शो करती हैं देन कंपेयर ऑफ इन सारी गैसेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के कंपेयर्स में। अब जब भी आप डेविएशन ऑफ रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार 2-3 बार वीडियो को, लेक्चर्स को वॉच करेंगे तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से इसको समझ ले जाएंगे। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स की, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, आपने एक इक्वेशन आगे पढ़ा क्या, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर इसे पी बी इज इक्वल टू एन आर टी को हम कह दें नंबर ऑफ मोल 1 है, तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू आर टी। और यही पी बी डिवाइड बाई अगर आर टी कर दें अथवा पी बी डिवाइड बाई एन आर टी कर दें, वही किसके बराबर होता है, जेड के, यानी वही आपका क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कई बार आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, 2 नंबर का भी प्रश्न बन सकता है। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, which is defined as z इज इक्वल टू पी बी अपन पी बी आइडियल। और पी बी आइडियल के लिए क्या है, पी बी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ गैसेज। अगर n मोल होंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। और यही आपका क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है। अगर जेड की वैल्यू 1 आ जाए तो किसके लिए होगा, आइडियल गैसेज के लिए। यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है, फॉर एन आइडियल गैसेज जेड इज इक्वल टू 1 अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर चाहे जितना भी हो, लेकिन आइडियल गैसेज के लिए जो जेड की वैल्यू है 1 आएगी। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो यानी गैसेज किसके जैसे बिहेव करेंगी, रियल गैसेज के जैसे बिहेव करेंगी। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है कि एट लो प्रेशर ऑल गैसेज बिहेव एज ए आइडियल गैसेज एंड हाई प्रेशर ऑल गैसेज हैव जेड मोर देन यूनिटी, इंडिकेटिंग दी गैसेज आर लेस कंप्रेसिबल देन एन आइडियल गैसेज। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दिया है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशंस। अगर आप प्रेशर्स को बढ़ाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन पे, गैसेज पे। तो मी यहाँ पे लिखा है वी नो डैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में आप क्या करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट की है, पी बी कांस्टेंट है। अभी आप आगे लिखे थे ना कि जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इट मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर पी बी शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वैल्यूम पी बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर पे। दस ए प्लॉट ऑफ प्रेशर वैल्यूम वर्सेस प्रेशर शुड बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बनाना, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर जो डेविएशन है रियल गैसेज का। अब देखिए यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू बीच में क्या है, 1 है। तो यानी ये गैसेज क्या होंगी, आइडियल गैसेज होंगी। लेकिन जैसे जैसे गैसेज की वैल्यू आइडियल 1 के नीचे आ रही है, वो सब गैसेज क्या किसके जैसे बिहेव कर रही हैं, रियल गैसेज के जैसे बिहेव करेंगी। तो यहाँ पे देखिए वाला कर्व आप याद कर लीजिएगा, CO4 का है, सॉरी CO का है, ये CH4 का है, अमोनिया का है, और हीलियम का है, वाटर का है। तो अगर 1 से ज़्यादा है तब भी गैसेज रियल के जैसे बिहेव करेंगी, 1 से कम है तब भी जैसे बिहेव करेंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें वही लिखा, आप इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा कि एड मॉडरेट लो प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया आर मोर कंप्रेसिबल देन एन आइडियल गैस, दैट इज पी बी इज लेस देन पी बी आइडियल, सो दैट जेड इज मोर देन 1। अब देखिए टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, जब टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो आपका अलग अलग डेविएशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सारी चीज़ें आप नोट्स को एक बार जरूर सारे पॉइंट देखिए और उसको पढ़िए। अब यहाँ पे दिया है कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि डेविएशन आने का कारण क्या है, द डेविएशन ऑफ गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो आइडियल बिहेवियर हैं, सारी गैसेज क्यों नहीं शो कर रही हैं, डेविएशन होने का कारण क्या है। तो इसमें देखेंगे इन द डेविएशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन it was assumed that the molecules have a negligible volume as compared to the total volume occupied by the gas. The another assumption of kinetic theory is that the molecule do not exert any force of attraction on repulsion upon each other. This assumption is valid at low pressure and high temperature because under these conditions the molecules lie far apart from one another. But at a high pressure or at low temperature the volume is small
एंड मालिक्यूल्स आर लाई क्लोजर टू वन अनदर। ये सब डेरिवेशंस के कारण हैं। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। जो वान डेर वाल आप इक्वेशन निकालते हैं, किस तरीके से आप इसको निकालते हैं, तो इसमें देखेंगे 1873 में इन्होंने वान डेर वाल ने एक इक्वेशन दिया था जिसमें उन्होंने बैलूम में कुछ करेक्शंस किया था। देखिए PB इज इक्वल टू NRT है और इन्होंने B का कहा था बैलूम ऑक्युपाइड बाय द N मोल ऑफ द गैसेज। अब बैलूम में इन्हें जो थोड़ा सा करेक्शंस किया था तो उन्होंने बैलूम को क्या माना था B माइनस NB, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे देखेंगे टोटल बैलूम किस तरीके से आप इसको निकालेंगे, एक बार इसको सारा साल देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। दूसरा आप करेक्शन किस में करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी प्रेशर में करेक्शन करेंगे। आप सारे पॉइंट को देखते हुए नोट्स बना लीजिए तो आपको काफ़ी आसानी लगेगी समझने में। तो इस तरीके से जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपको वान डेर वाल इक्वेशन मिलेगा P प्लस AN स्क्वायर अपान B स्क्वायर B माइनस B NRT। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं वान डेर वाल कांस्टेंट A की। तो आपका वान डेर वाल कांस्टेंट A की यूनिट क्या आएगी, ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल की पावर -2। दूसरी यूनिट आएगी पास्कल मीटर 6 मोल की पावर -2। तो ये सारी यूनिट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यूनिट्स निकालते हैं। यहाँ पे हम बस क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए हम सारी चीज़ों का डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। बस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है और आप उसको एक बार यहाँ से देख लीजिए। अगर आपके पास उसका नोट्स नहीं है, स्टडी मटेरियल्स नहीं है, तो आप उसको यहाँ से देखने का प्रयास करें। द आइसोथर्म ऑफ वान डेर गैस इक्वेशन, वान डेर वाल इक्वेशन, वान डेर वाल इक्वेशन का जो आइसोथर्म है उसको आप इस तरीके से देखेंगे किस आपका आइसोथर्म है। जो वान डेर वाल इक्वेशन अभी आपने निकाला है P प्लस A अपान B1 स्क्वायर BM माइनस RT, इसी से आपको टोटली क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। आप इसमें भी ये वाला कर्व देख सकते हैं किस तरीके से ये वाला कर्व आप बनाएंगे। इसमें देखिए एक पॉइंट दिया ला प्रिंसिपल ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट। तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ला ऑफ करेस्पॉन्डिंग स्टेट। देखिए मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉलिक्यूलर वेलोसिटी तो पढ़ के जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको भी बोला भी थी कि मैम मैंने मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को बहुत अच्छे से याद कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी आप काइनेटिक इक्वेशन से किस तरीके से लाएंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आप वेलोसिटी किस तरीके से करेंगे, और इसमें जो आप ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट्स है वो क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी जो एवरेज वेलोसिटी है B एवरेज बराबर 8RT पाई m। दूसरी वेलोसिटी आप क्या पढ़ते हैं, रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, 3RT अपान m, रूट अंडर 3RT अपान m। तीसरा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, रूट अंडर 2RT अपान m। अब इन सब में आप रिलेशन किस तरीके से देखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार इस वीडियो को वॉच कीजिए और उसको पूरा नोट कर लीजिए। जहाँ पे कोई डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछेंगे तो हम बता देंगे उस पॉइंट पे क्या डाउट है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आप क्या देखेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसमें किस तरीके से आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज देखेंगे, उसी को आप क्या कहते हैं, वान डेर वाल फोर्सेज कहते हैं। दीज फोर्सेज आर इसेंशियली इलेक्ट्रिकल इन नेचर एंड रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये क्या करते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं उसमें क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। इन लिक्विड्स, अगर हम बात करें लिक्विड्स की, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर मोर सिग्निफिकेंट देन इज गैसेज एंड लेस देन क्रिस्टल्स। कौन कौन से इंट्रैक्शन हो सकते हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, दो पोल्स आपके आपस में इंटरेक्ट करेंगे। देखिए एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, जितने भी आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स को ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों पोल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन, और डाइपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी एक पोल क्या हो, एक तो डाइपोल हो और दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो। यानी किसके के बीच में होता है, एक पोलर हो दूसरा क्या हो, नॉन पोलर हो। जैसे एक HCl हो दूसरा क्या हो, H2 हो, अथवा N2 हो, O2 हो, यानी समान पोल वाले हों।
तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में जो लगता है उसमें डायपोल इंड्यूस्ड इंट्रैक्शन होता है। इंड्यूस का मतलब है कि डायपोल उसमें था नहीं, लेकिन इसी की अट्रैक्शन से इसमें डायपोल उत्पन्न हो गया है। इंड्यूस डायपोल डायपोल। अगला देखेंगे इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, जिसे आप इंट्रैक्शंस डिस्पर्सन फोर्सेस करते हैं। जितने भी आपके नोबेल गैसेज हैं अथवा दो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं, उन दोनों नॉन पोलर मालिक्यूल्स के बीच में लगने, जैसे दो H2 मालिक्यूल्स हैं, दो X2 मालिक्यूल्स, दो He2 मालिक्यूल्स हैं, इन सारे मालिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स में आप देखेंगे जो लिक्विड ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रॉड शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको आप आसानी से मेल्ट करके लिक्विड नहीं बना सकते हैं। दे इंस्टेड पास थ्रू एन इंटरफेरेड स्टेट कॉल्ड द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। द लिक्विड क्रिस्टल स्टेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड स्टेट और लिक्विड क्रिस्टल के बीच की एक अवस्था है जिसे आप लिक्विड क्रिस्टल्स के नाम से जान रहे हैं। सच सबस्टेंस दैट फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल इज पैरा एजॉक्सी एनिसॉल। ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल्स है इसका, सब लोग इस एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। लिक्विड क्रिस्टल का एग्जाम्पल्स क्या है? पैरा एजॉक्सी एनिसॉल्स। अब हम कुछ करैक्टरिस्टिक देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स की कि कौन कौन से लिक्विड क्रिस्टल की करैक्टरिस्टिक हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम पहली करैक्टरिस्टिक की बात करें तो जो भी लिक्विड क्रिस्टल्स हैं हैव ए स्ट्रक्चर बिटवीन दैट ऑफ ए लिक्विड एंड दैट ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक किसके किसके बीच के स्ट्रक्चर्स हैं? लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। दूसरा करैक्टरिस्टिक क्या है? इन लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर एंड कैन नॉट फ्लो लिक्विड्स। लिक्विड क्रिस्टल में मॉलिक्यूल लिक्विड के जैसे फ्लो नहीं होंगे। जैसे पानी को आप फर्श पर गिरा दिए तो आप फ्लो कर जा रहा है पूरे फर्श पे, तो ऐसा लिक्विड क्रिस्टल का बिहेवियर नहीं होगा। दूसरा तीसरा पॉइंट देखते हैं। द लिक्विड क्रिस्टल हैव द फ्लूइडिटी ऑफ ए लिक्विड्स एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। बहुत तेज़ी से हम यहाँ पे लेंगे क्लासेस को, थोड़ा सा अगर आपको फास्ट लगेगा तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में देखिएगा। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिवर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिक्विड क्रिस्टल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एक है सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं लिक्विड क्रिस्टल पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं लेयर में अरेंज नहीं होते हैं, बट दे आर अरेंज्ड इन लेयर, लेकिन क्या होते हैं अरेंज होते हैं लेयर में, जिसकी वजह से एक सीरीज ऑफ ट्रेसेज बन जाती है, स्ट्रेटा की एक सीरीज बन जाती है। सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड की जैसे इनका फ्लो होने का चांस नहीं होगा। दे हैव लिमिटेड मोबिलिटी एंड फ्लो इन लेयर्स, ये केवल लेयर्स में ही फ्लो करेंगे। अगला हम देखेंगे एग्जाम्पल्स हैं सीमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के। एथाइल पैराजॉक्सी बेंजोएट, एथाइल पैराजॉक्सी सिनेमेट, एन ऑक्टाइल पैराजॉक्सी सिनेमेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला एग्जाम्पल्स देखेंगे न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। जैसा कि आपको नाम ही से पता है न्यूमेटिक मतलब है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। दे हैव मॉलिक्यूल्स पैरेलल टू ईच अदर लाइक सोडा स्ट्रेटा। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन लेयर, ये लेयर्स में अरेंज नहीं होते हैं, लेकिन देखने में सीमेटिक क्रिस्टल्स के जैसे ही लगते हैं। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल सो नॉर्मल फ्लो ऑफ लिक्विड्स, दी क्रिस्टल आर अफेक्टेड बाई ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल हैं और उसकी एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। पैराजॉक्सी एनिसॉल, पैरामिथॉक्सीसिनेमिक एसिड, एनिसल्डिहाइड, डाईबेंजल बेंजीडीन, पैराजॉक्सी फिनेटोलूट। अगला हम देखेंगे कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो ये लिक्विड क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पैरेलली होते हैं, बट अरेंज्ड इन लेयर, लेकिन लेयर में अरेंज होते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन पॉसिबल लेयर्स आर स्लाइटली रोटेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द लेयर्स एबव एंड बिलो सो एज टू फॉर्म ए स्पायरल स्ट्रक्चर्स, और एक स्पायरल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशंस करते हैं। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स देखिए किस तरीके से दिए गए हैं। अगला हम देखेंगे व्हाट इज जेल्स। मैंने इसको अपने मॉडल पेपर में भी लिया था कि जेल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे जेल्स की डेफिनेशंस दी हुई है, सब लोग उसको देख लेंगे। बहुत शार्ट में मैंने जेल की डेफिनेशंस को लेने का प्रयास किया है। सेवरल लायोफिलिक सॉल्स एंड ए फ्यू लायोफोबिक सॉल्स एज वेल when coagulated under certain conditions change into a semi-rigid mass including the entire amount of the liquid within itself. Such a product is called gel.
इसी को क्या कह रहे हैं, जेल्स कह रहे हैं। जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशंस की, सॉल इनटू जेल, जो सॉल को जेल में ट्रांसफॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसे आप जिलेटिन कहते हैं अथवा जिलेशन कहते हैं। जेल रिप्रेजेंट लिक्विड सॉलिड सिस्टम, लिक्विड डिस्पर्ट इन द सॉलिड। द लायोफोबिक सॉल एग्जांपल्स ऑफ जिलेटिन, अगर अगर एंड गैम्बोज ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। ये सारे मैंने बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आपकी जानकारी के लिए बहुत है, लेकिन जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको ले रहे हैं वही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना चीज़ें आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेल्स आप कैसे करेंगे। तो पहला मेथड है कूलिंग ऑफ सॉल्ट्स ऑफ मॉडरेट कंडीशंस, जो सॉल्ट्स है उसकी कूलिंग कर दीजिए मॉडरेट कंसनट्रेशन पे। दूसरा क्या है, डबल डीकम्पोजिशन, आप उसका डबल डीकम्पोजिशन करा दीजिए। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा आप करेंगे चेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। जेल्स को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप से। एक तो इलास्टिक जेल्स होता है, इलास्टिक का मतलब है रिवर्सिबल नेचर्स होगा, व्हिच आर इलास्टिक इन नेचर आर कॉल्ड इलास्टिक जेल्स। दिस शेप चेंज, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, चेंज होता है विथ व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड एंड, जब कोई फोर्स, जैसे आप रबड़ बैंड को ले लीजिए, जब आप उसको फोर्स पे अप्लाई करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं तो खींचा चला आता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हो तो पुनः वापस अपनी अवस्था में चला जाता है। देखिए ये लिखा भी है, ऑन रिलीजिंग द फोर्स द इलास्टिक जेल्स रिमेन देयर ओरिजिनल शेप। अगर आप क्या करेंगे, फोर्स को हटा देंगे, फोर्स को चेंज कर देंगे, तो जो इलास्टिक जेल्स होगा वो फर्दर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिलेटिन, अगर अगर, स्टार्च आर एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक जेल्स। इसमें देखेंगे सच जेल्स आर फॉर्म्ड बाई कूलिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नॉन इलास्टिक सॉलिड्स। नॉन इलास्टिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो नॉन इलास्टिक सॉलिड्स में क्या होगा, जेल्स व्हिच आर रिजिड एंड डू नॉट शो इलास्टिसिटी, यानी इसमें किसका नेचर इलास्टिक नहीं होगा, इसको अगर आप खींचना चाहें तो जल्दी से खिंचाएगा नहीं, आर कॉल्ड नॉन इलास्टिक जेल्स। सिलिका जेल obtained by addition of concentrated hydrochloric salt acid to sodium silicate, इस तरीके से आप बनाते हैं उसको। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया है, सिलिका, एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड, ये सब क्या हैं, नॉन इलास्टिक जेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, इलास्टिक जेल कैन सिप imbibe water when placed in it and undergo swelling. Non-elastic gel are incapable of doing so. This phenomena is known as imbibition. ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे कि जेल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए हम जेल्स को बनाते हैं, क्या उसके प्रिपरेशंस के टेक्निक्स हैं। तो जेल्स आर इम्पॉर्टेंट इज फूड इंडस्ट्री एज वेल एज इन मेडिकल लेबोरेटरीज, और मेडिकल लेबोरेटरीज में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी मेडिसिन्स दी जा रही हैं ह्यूमन बॉडी में जेल्स से रिलेटेड। दीज आर डिफरेंट फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ जेल्स। अब इसके आगे हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस का हम देखेंगे, सर्टन रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं व्हिच द एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट, जिसका जो ऑर्डर होता है डिफरेंट होता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड, जो ऑर्डर आना चाहिए उस ऑर्डर से उसका जो ऑर्डर होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द रेट इक्वेशन। सच रिएक्शन आर टर्म एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल्स हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एक्वस सॉल्यूशंस, जो आप एस्टर लिए हैं ना, इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है एक्वस सॉल्यूशंस में, तो आपको क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और एथेनॉल मिलेगा। अब यहाँ पे रेट देखेंगे तो रेट इज, आपने लिखा है Kg=C3 एस्टर C3CO2H5 और वाटर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका रेट तो 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन क्या आता है 1 आता है। क्यों ऐसा आता है, क्योंकि एस्टर के कंपेयर में जो वाटर लिया गया बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में लिया गया है, उसका कंसंट्रेशन, इट कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जो कि कांस्टेंट हो जाता है, एंड द रेट इज अपरेंटली, जो रेट आपको दिया जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शंस, द रिएक्शन शुड बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर, रिएक्शंस क्या होनी चाहिए, सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज मच हायर देन दी अदर। अगर एक का कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा कर दें, एक्सेस में कर दें, तो रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, सॉरी सेकेंड आना चाहिए था, लेकिन क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि वाटर को हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी, 2 आएगी,
यानी मालिकुलरिटी क्या है, 2 है, बाई मालिकुलर रिएक्शन है। दिस रिएक्शन सेड टू बी स्यूडो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। दूसरा एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए लिया गया है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जब केन शुगर का कराएंगे तो वाटर सॉल्वेंट क्या है, एक्सेस में है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन आपका शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगला पॉइंट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे, द केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलेजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कोई भी केमिकल रिएक्शंस कब अकर्स कर रही है, जब भी जो भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। व्हेन दीज एक्टिव मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर, जब भी ये दो एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, जिससे आप क्या कह रहे हैं, एक्टिव मॉलिक कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन बी अंडरस्टूड कंसिडरिंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आपने यहाँ पे H2 लिया है और आयोडीन लिया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप देखिए ना, यहाँ पे आपने क्या लिया है, H2 लिया है, और यहाँ पे क्या लिया है आपने, Iod2 लिया है। तो आपस में किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो फर्दर क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है जब ये बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जब इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनआयोडाइड हाइड्रेट बॉन्ड मस्ट ब्रेक। एक इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोडाइड आयोडाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और HI बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए इस रिप्रेजेंटेशन के तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से HI मॉलिक्यूल्स में इंटरमीडिएट बना हुआ है। द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विथ पार्सली फॉर्म्ड बॉन्ड इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कई बार आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज एक्टिवेटेड एनर्जी, तो ये सब आप देख सकते हैं। इट इज देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इट इज नेसेसरी फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस दैट आर मॉलिक्यूल मस्ट पासेस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। यानी एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ रही है जो कि उस एनर्जी बैरियर को पास करे। तो यहाँ पे आपने लिखा है द मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव ए कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्टिवेटेड एनर्जी बराबर क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी पास्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। इसे क्या कर रहे हैं, और हमेशा जो एक्टिवेटेड एनर्जी है, एक्टिवेटेड एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम और भी इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा आर्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, रिएक्टेंट से लेके जो एनर्जी बैरियर है उसके बीच की जो एनर्जी है उसी को आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी may be defined as the additional amount of energy supplied to the reactant molecule to reach the threshold energy state or activated energy state. It is denoted as EA. तो जो एक्टिवेटेड एनर्जी क्या होती है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई की जा रही है थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए, उसी एनर्जी को क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड एनर्जी कह रहे हैं। अब अगला पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शंस। लॉ ऑफ मास एक्शंस का आपका डेरिवेशंस पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही को डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, आप इसको यहाँ पे देख लेंगे। तो कोई भी अगर जो लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए अप्लाई करते हैं। माना कोई रिएक्शन इस तरीके से लिखी गई है तो आप ये फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी आ रही है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले उसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। जब आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और इसके लिए जो कांस्टेंट लगाएंगे KF लगाएंगे। और जब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस लिखेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इस तरीके से लिखेंगे, और उसके लिए जो लगाएंगे कांस्टेंट KB लगाएंगे। KF एंड KB आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इंटाइटिज। नेक्स्ट देखेंगे
एट इक्विलिब्रियम, जब भी आप इक्विलिब्रियम होता है तो आप क्या कहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होती है वो बैकवर्ड रिएक्शंस की क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी आर एफ की बात करें और आर आर की बात करें, दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आर एफ बराबर क्या है, के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, और इधर क्या है के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के एफ बाई के बी आएगा इस तरीके से, और इसी को आप क्या बोल रहे हैं, के सी अथवा के इक्विलिब्रियम। इसी को आप एक कांस्टेंट बोल रहे हैं, के एफ बाई के बी को के सी अथवा के इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। दी कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम एंड के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब अगर इस के सी की आप यूनिट निकालते हैं तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो आपको पता है मोल पर लीटर होती है, तो अगर इसको निकालते हैं के सी की यूनिट तो डेल्टा एन जी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऊपर वाला माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखिए निकाला गया है, यहाँ पे अगर यूनिट निकालना हो के सी का तो मोल बाय लीटर डेल्टा एन जी, ऊपर क्या है 2 है और नीचे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, तो डेल्टा एन जी निकालेंगे 2 माइनस 4 बराबर -2, तो मोल पर लीटर -2 आएगा। ये सारी चीज़ें आपको एक बार बताई गई हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए। अब अगला देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी में रिलेशन तो मैंने अभी एक प्रीवियस क्लास लिया था ना, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इसीलिए बस हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अगला हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्टूडेंट के द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि मैम एलियस कपलिंग बता दीजिए। तो अगर हम बात करें एलियस कपलिंग की तो पहले सबसे पहले आपको एल वेक्टर जानना होगा, आर वेक्टर जानना होगा, तभी आप एलियस कपलिंग को जान पाएंगे। एलियस कपलिंग का नाम है रसल सॉन्डर कपलिंग। एलियस कपलिंग कहती है कि जितने भी यल वेक्टर्स हैं, और यल क्या है, आर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, जिसे आप यल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द इलेक्ट्रॉन कपल टुगेदर इलेक्ट्रोस्टैटिकली टू गिव रिजल्टेंट वेक्टर्स। जब सारे L1 L2 इसी तरीके से L3 Ln नंबर के आप वेक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आपको नंबर मिलेगा L, कॉल्ड रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसे आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। डिफरेंट वैल्यू ऑफ L डिफाइन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिफरेंट वैल्यू आपको यल्स की मिल रही है वो क्या बताती है, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली दोज ऑफ यल डिफाइन द स्टेट ऑफ फ्री एटम्स आर आयंस एज ए होल। यल इज द ऑलवेज इन इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो। जो यल की वैल्यू होती है वो हमेशा एक इंटीजर होती है और जीरो भी उसमें हो सकता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ यल आर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स। जो यल की डिफरेंट वैल्यू आती है ना, उसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसी को आप मूलकन नोटेशन भी कहते हैं। अगर यल की वैल्यू 0 आ रही है तो मूलकन नोटेशन में उसे क्या कहेंगे, यस कहेंगे। अगर 1 आ रही है तो पी कहेंगे, 2 आ रही है तो डी कहेंगे, 3 आ रही है तो एफ कहेंगे, 4 आ रही है जी कहेंगे, 5 आ रही है चार कहेंगे। और जो यही यल वैल्यू है, यल वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन्स in filled sp d orbitals is 0. For the 6 electron it is completely filled p orbitals for which L is equal to 1. देखिए अगर जो आपका p ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे अगर हम बात करें p ऑर्बिटल्स की, तो अगर सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 ही आ सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा। हमने कहा कि अगर px वाले में इलेक्ट्रॉन है तो जब आप निकालते हैं तो +1 2 इलेक्ट्रॉन है तो +1 2 बार लिखते हैं, 0 वाले में तो 0 और 0, -1 -1। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तीनों ऑर्बिटल्स में तो वहाँ पे जो कैपिटल एल की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 0 आएगी। रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स एल की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जहाँ पे देखिए लिखा है वेयर +1 +1 0 0 -1 एंड -1 रिप्रेजेंट दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी रिप्रेजेंट करती है। पहला और चौथा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, px ऑर्बिटल में। दूसरा और पांचवा इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे हैं,
देखिए जब इस तरीके से भर रहे हैं उसी की बात हो रही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला और चौथा इलेक्ट्रॉन पी एक्स में जा रहा है, दूसरा और पांचवा इलेक्ट्रॉन पी वाई में, और तीसरा और छठा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी जेड ऑर्बिटल्स में जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स के लिए यम की वैल्यू क्या होगी, +1, और पी वाई के लिए 0 और पी जेड के लिए -1। अगर एक इलेक्ट्रॉन है यस में किसी ऑर्बिटल में तो यस की वैल्यू +½ होगी। इसी तरीके से दूसरे में अगर आपका दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो उसके लिए +½ होगी, तीसरे के लिए भी देखें +½ होगी। लेकिन जब आप पेयरिंग लिए स्टार्ट हो गया यानी चौथे में आ गए तो वैल्यू क्या हो गई, यस की वैल्यू -½ जैसे कि कौन सा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों के लिए क्या होगी, +½ +½ +½ लेकिन अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन पे आ गए, 5 पे आ गए, 6 पे आ गए तो -½ -½ -½ यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। थोड़ा मैंने इसको और डीपली में लेने का प्रयास किया है तो देख लीजिए यहाँ पे। इसी तरीके से आप डी के ऑर्बिटल में भी निकाल सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यू आप डी की के ऑर्बिटल्स में कैसे निकालेंगे। जैसे अगर डी की ऑर्बिटल्स होंगे तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 0 -1 -2 +1 +2। तो यहाँ पे जब आप सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे तो 2 +2 +2 2 बार लिखेंगे, 0 0 +2 बार लिखेंगे, 1 1 2 बार लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे। और अगर डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यम की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ +2 होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 +1 होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो +2 +1 0 होगी। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। यही चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि जो भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस का निकालते हैं तो +½ -½ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पेयर्ड है, दोनों स्पिन है इस तरीके से है तो पहले के लिए +½ दूसरे के लिए -½ ए भी अगर पेयर्ड है तो +½ -½ ए भी अगर पेयर्ड है तो +½ -½ इस तरीके से आप डिफरेंट एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालते हैं तो 2s + 1 वाला फार्मूला लगाते हैं। अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा ध्यान देंगे। लिखा गया है व्हेन यल एंड एस वेक्टर कपल टुगेदर। जब आपको यल और यस वेक्टर आपस में कपल करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमें एक टर्म मिलता है जिसे हम कहते हैं यल + यल यस, जिससे मैंने आपको बताया था कि जे जो वैल्यू होती है वो यल + यस के बराबर होती है। जब यल प्लस और यस कपल होते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं जिसे आप जे कहते हैं, which is known as resultant inner quantum number of total angular momentum quantum number of the atoms. The process of L and S coupling may be represented as, देखिए यहाँ पे यही लिखा है यस यल + यस बराबर जे, और यस S1 हो सकता है, S2 S3 हो सकता है, और L1 कौन कौन से हो सकते हैं, L1 L2 L3, ये डिफरेंट हो सकते हैं। अगला दिया है द वैल्यू ऑफ एस आर 2s जे आर 2s + 1 2l + 1। डिफरेंट तरीके से आप जेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जेड की वैल्यू निकालने, जे की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला ये भी है, जे = L + L, L + S - 1, L + S - 2। तो आपको अलग अलग वैल्यू जे की मिल जाएगी। तो यही पॉइंट है कि आप जो एलियस कपलिंग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यल के टर्म के बारे में जानेंगे, यस के टर्म के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी स्पिन यहाँ पे होगी। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखेंगे, दूसरे के लिए +½ लिखेंगे, किस तरीके से आप लिखेंगे। फिर जब पेयरिंग होने लगेगी तो आपका -½ आ जाएगा। फिर जब यल आपस में कपल होते हैं तो एक टर्म देते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, जे कहते हैं। और यही चीज़ सारा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप इस पॉइंट को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा कि एलियस कपलिंग किसे कहते हैं। अपने तरफ से मैंने सारे जितने भी आपके टॉपिक्स थे उसको समराइज करने का प्रयास किया है। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक्स छूट जा रहा है तो आप उसको एक बार मुझे बताएंगे, हम उसको फर्दर रिपीट कर देंगे। और आप जितने भी आप यहाँ पे क्लास देखें, सारी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, सिलिका जेल्स क्या होता है, जेल्स क्या होते हैं,
क्रिस्टल सॉलिड के कितने प्रकार हैं, इलास्टिक जेल्स क्या हैं, नॉन इलास्टिक जेल्स क्या हैं, ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हैं, न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या हैं। तो आपको सारी क्लासेज आपकी थर्ड सेमेस्टर की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस सेशन।